हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बैंक बडी। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 2 और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नेशनलाइज्ड बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ही एक टॉपिक आता है नेशनलाइज्ड बैंक्स। व्हाट डज दिस मीन? नेशनलाइज्ड बैंक्स रेफर टू दोज बैंक्स which were nationalized under the Banking Companies Bill 1969। नेशनलाइजेशन दो फेजेस में हुई थी। फर्स्ट फेज था 1969 में, जहां 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी और उनका मिनिमम कैपिटल था 50 करोड़। सेकेंड फेज था 1980 में, जहां 6 बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी और यहाँ पर मिनिमम कैपिटल इन बैंक्स के लिए थी 200 करोड़। तो हमारे पास टोटल 20 नेशनलाइज्ड बैंक आ गए, पर यहाँ पर एक कम हो गया जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया 1993 में पीएनबी में। हमारे पास 19 नेशनलाइज्ड बैंक रह गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एसबीआई थे। एसबीआई की 5 एसोसिएट्स बैंक्स थे, इडबी था और बीएमबी था। ये सब मिलाकर 2017 में हमारे पास 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। अब इन 27 से आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कैसे? 27 में से जो एसबीआई की एसोसिएट ब्रांचेस थी प्लस बीएमबी था, 5 and 1 6। 27 में से ये 6 माइनस हो गया क्योंकि एसबीआई की एसोसिएट्स एंड बीएमबी मर्ज हो गए एसबीआई में। तो हमारे पास 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बच गए। अब इन 21 में से एक इडबी था, उसकी प्राइवेटाइजेशन हो गई, तो हमारे पास 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बच गए, जिनमें से हम 19 को नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। क्यों, वो मैं बताती हूँ आपको। अब 19 में से फिर मर्जर्स हुए और हमारे पास फाइनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, जिसमें से 11 नेशनलाइज्ड हैं और एक एसबीआई है। हम एसबीआई को अलग से क्यों कहते हैं? क्या वो नेशनलाइज्ड नहीं है? एसबीआई इज ऑल्सो नेशनलाइज्ड, बट वो पहले ही नेशनलाइज्ड हो चुका था अंडर द एसबीआई एक्ट 1955। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास 11 नेशनलाइज्ड बैंक है और एक एसबीआई है एंड 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा फोकस जहां पर मेन या आपको बार बार जो चीज़ दिखने वाली है वो है सेक्शन 35A, जिसमें कवर होती है पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शंस। एंड सेक्शन 47A, बहुत बार आपने सुना होगा पेनल्टी ये लगा दिया आरबीआई ने, ये या फिर यहाँ पर इस बैंक पे ये लगा दी। तो ये कौन सा सेक्शन कवर करता है? सेक्शन 47A, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इम्पोज पेनल्टी। अब बात कर लेते हैं डीआईसीजीसी की। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 came into force on January 1, 1962, previously known as Credit Guarantee Corporation of India Limited। फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, which came into existence on July 15, 1978। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है रेगुलेटेड बाय आरबीआई। डीआईसीजीसी का काम क्या है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करना आपके डिपॉजिट्स पर अप टू 5 लाख। कहाँ कहाँ वो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता? डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। जैसे किसी बैंक की ब्रांच बाहर हो, एसबीआई की ही ब्रांच मान लो अगर नेपाल में है, दे आर नॉट बाउंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन दैट। And also any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of Reserve Bank of India. Other than that, it provides all insurance on all deposits such as savings, fixed, current, recurring, etc. और क्या क्या चीज़ें इसमें कवर नहीं होती? डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसी, डिपॉजिट बाय land development banks, mutual funds, stock and bonds, exchange traded funds, and cryptocurrencies. Thank you. Do subscribe and like the video.
If you like the content,